हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JSM स्टडीज़ ऑनलाइन में। आज हम फिज़िक्स की 11वीं क्लास की सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर ही शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम होगा फ्लूइड प्रेशर यानी तरल दाब। आज जो हमारा पहला लेक्चर है उस पहले लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे देखते हैं। लेक्चर नंबर 1 और इसमें जो आज के हमारी टॉपिक होगी, पहला टॉपिक होगा तरल और उसके बाद तरल दाब क्या होता है। उसके बाद अगला टॉपिक होगा द्रव दाब का प्रायोगिक प्रदर्शन, यानी प्रयोग के द्वारा आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि द्रव अपना दाब लगाता है। किसी बर्तन में रखे हुए द्रव द्वारा उस बर्तन की दीवार पर दाब लगाया जाता है। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा प्रणोद क्या होता है और तरल दाब का कारण क्या है, क्यों तरल दाब लगता है। उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा द्रव स्तंभ के कारण तरल दाब का व्यंजक, यानी क्या इसका फॉर्मूला होता है, क्या इसका सूत्र होता है और कैसे इसका फॉर्मूला प्राप्त करते हैं। उसके बाद अगला जो होगा गेज दाब और द्रव दाब के नियम, ये इम्पोर्टेंट है द्रव दाब के नियम। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा द्रव दाब के उदाहरण, क्या क्या इसके उदाहरण होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट लेक्चर। इसमें देखिए पहला जो हेडिंग है, आपका पहला हेडिंग है तरल। तो तरल क्या होता है, इसमें क्या लिखा है, वह पदार्थ जो बह सकता है तरल कहलाता है। इन पदार्थों के बहने के गुण को तरलता कहते हैं। एग्जाम्पल द्रव तथा गैस दोनों क्या है, तरल पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ जो क्या हो सकते हैं, बह सकते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, तरल। और उनके जो बहने का गुण है, वो बहने का गुण क्या कहलाता है, तरलता। जैसे आपने देखा होगा द्रव है, शहद है, ठीक है, और जो गैस है, गैस भी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। उनके जो अणु होते हैं उनके बीच में बॉन्ड जो होता है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है भाई, लो होता है। यानी उनके बीच में जो अणु आकर्षण बल लगता है गैस के अणुओं के बीच में, वो तरल के मुकाबले बहुत कम लगता है और तरल में थोड़ा ज़्यादा लगता है। और दोनों ही चीज़ क्या होती है, बहती है। तो इसी कारण ऐसे पदार्थ जो बह सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम तरल। ठीक है, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, द्रव है और गैस है। गैस और द्रव दोनों क्या है, तरल। उसके बाद अगला हेडिंग लिखा है तरल दाब। देखिए तरल दाब का फॉर्मूला क्या होता है। तरल दाब का फॉर्मूला होता है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ऐसे आपने पढ़ा था प्रतिबल, परंतु प्रतिबल अलग कंडीशन में कार्य करता है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना। तो यहाँ पर क्या है, बल बटा क्षेत्रफल। यदि आप जो नीचे वाली वैल्यू लिखी है क्षेत्रफल, उसे क्या कर ले 1 मीटर स्क्वायर, तब आपका ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो आपका पी बराबर क्या बच जाएगा एफ, यानी पी बराबर क्या हो गया एफ। तो अब देखिए इसकी परिभाषा कैसे लिखी जाती है। तरल द्वारा किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए अभिलंबवत बल को तरल दाब कहते हैं। ठीक है, ये कोई बोतल है या बर्तन है, इसमें द्रव भर रखा है। ठीक है, तो जो ये द्रव है इसकी दीवार पे इस तरीके से फोर्स लगाएगा, इसकी दीवार पे इस तरीके से फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो अभिलंबवत फोर्स लगेगा, तो इसलिए बोला ना अभिलंबवत बल को, और इसके एकांक क्षेत्रफल पर जितना भी फोर्स लगेगा वो उस द्रव का क्या कहलाएगा, दाब। तो लिखा है ना, किसी द्रव द्वारा या तरल द्वारा किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं, तरल दाब कहते हैं। और इसे किससे डिनोट करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। उसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होगा भाई, बल का मात्रक बटा एरिया यानी क्षेत्रफल का मात्रक। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, पास्कल। ठीक है, और इसकी विमा क्या होगी, बल की विमा बटा क्षेत्रफल की विमा। तो बल की विमा क्या होती है, mL/T-2, और क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, L2। ठीक है, क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, L2। अब आप L2 को ऊपर ले जाइए, तो L कैसा है यहाँ पर पॉजिटिव में, और ऊपर जाकर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव में। तो एक नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा, तो विमा क्या होगी, mL-1T-2। और ये क्या लिखा, यह एक सदिश राशि, यानी इसकी बल की क्या होती है, दिशा। तो इसीलिए बल क्या है, एक सदिश राशि। अब प्रयोग के द्वारा इसका प्रदर्शन किस प्रकार करते हैं, देखिए द्रव दाब का प्रायोगिक प्रदर्शन, एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ लिक्विड प्रेशर। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, यदि किसी बर्तन में द्रव भरकर उसकी दीवार में छेद कर दिया जाए तो उस छिद्र से द्रव बाहर निकलने लगता है। जैसा कि चित्र में दिखा रखा है, एक बर्तन लिया और इसमें यहाँ पर क्या कर दिया, छेद कर दिया। तो छेद करने से क्या होगा, द्रव बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। यदि छिद्र पर उंगली रखकर द्रव को बाहर आने से रोकने का प्रयत्न किया जाए तो हमें उंगली की सहायता से दाब लगाना पड़ता है। अतः स्पष्ट है कि द्रव
बर्तन की दीवार पर बाहर की ओर दाब लगाता है, क्योंकि हमें भाई इसे द्रव को रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, मतलब उतना ही प्रेशर क्या लगा रहा होगा, द्रव इस बर्तन की दीवार पर लगा रहा होगा। ठीक है, तो इसका क्या है, प्रायोगिक प्रदर्शन। यदि आप क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे और बर्तन में क्या कर लेंगे, जैसे बोतल वगैरह ले लिया, उसमें छिद्र कर दिया, और छिद्र करने के बाद उससे द्रव निकलना शुरू हो जाएगा। यदि आप वहाँ पर कुछ उंगली लगा के फोर्स लगाओगे, यानी दाब लगाओगे, तो जितना दाब लगा करके आप उस जल को बाहर निकलने से रोक सकते हो, उतना ही जो दाब है जल ने किस पे लगा रखा होगा, हाँ, बर्तन की दीवार पर लगा रखा होगा। ठीक है, तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे लिखा है प्रणोद। ये प्रणोद क्या होता है, इसमें देखिए क्या लिखा है, तरल के संपर्क वाली सतह पर तरल द्वारा आरोपित कुल बल तरल का प्रणोद कहलाता है। यानी एक बर्तन है इस तरीके का, और बर्तन की दीवार पर, पूरी दीवार पर, हमने देखो जो अभी दाब की परिभाषा पढ़ी उसमें क्या पढ़ा था, एकांक क्षेत्रफल पर जितना लगेगा, परंतु ये जो दीवार है, इस दीवार पे जो तरल टोटल कितना प्रेशर लगाएगा, टोटल प्रेशर, ठीक है, कुल बल, वो क्या कहलाएगा, प्रणोद। यदि एकांक क्षेत्रफल पर बल देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, दाब। ठीक है, यदि एकांक क्षेत्रफल पर बल देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, दाब। यदि टोटल, यानी पूरी दीवार जो है इस बर्तन की चारों तरफ से, उसकी यदि चारों तरफ की दीवार पर कितना बल लगाया जा रहा है, किसके द्वारा, तरल के द्वारा, जो भी इसके अंदर तरल भरा है उसके द्वारा कितना बल लगाया जा रहा है, वो क्या कहलाता है, हमारा कुल बल प्रणोद कहलाता है। यदि एकांक क्षेत्रफल पर बल देखोगे तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका दाब। इसके बाद लिखा है तरल दाब का कारण। इसका कारण क्या है तरल दाब का, इसमें लिखा है अणुओं द्वारा प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल को स्थानांतरित संवेग देना ही उस तरल दाब का कारण है। यहाँ पर क्या ना, देना ही। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, देना ही। तो यानी इसमें क्या लिखा है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जल के या किसी भी तरल के, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, लगातार क्या लगाते हैं भाई, किसी भी जो बर्तन है, बर्तन की दीवार पर लगातार वे टक्कर मारते रहते हैं। टक्कर क्यों मारेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, और जब एनर्जी होगी तो वो क्या करेंगे, गति करेंगे, यानी उनके पास क्या होगा, वेग। एक तो वो क्या कर रहे हैं, वेग किसी वेग से गति कर रहे हैं पार्टिकल। ठीक है, और उनका कुछ ना कुछ क्या होगा, अपना द्रव्यमान होगा, तो उनके अंदर क्या इकट्ठा हो गया, संवेग। ठीक है, तो ये संवेग से बर्तन की दीवार पर टकराएंगे। ठीक है, बर्तन की दीवार पर क्या करेंगे, टकराएंगे, और टकराएंगे जितने भी फोर्स से टकराएंगे एकांक क्षेत्रफल पर, वही क्या होगा, तरल दाब का कारण। लिखा है ना साफ साफ, अणुओं द्वारा प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल को स्थानांतरित संवेग देना ही क्या कहलाता है, उस तरल दाब का कारण है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, द्रव स्तंभ के कारण तरल दाब का व्यंजक। इसमें देखिए क्या लिखा है, माना रोह घनत्व के किसी द्रव में उसके स्वतंत्र तल से स्मॉल h गहराई पर स्थित बिंदु कैपिटल B पर द्रव दाब ज्ञात करना है। यानी इन्होंने क्या करा, एक बर्तन लिया और बर्तन में क्या भर लिया, द्रव भरने के बाद जो उसका स्वतंत्र तल है जो वायु के संपर्क में, उससे स्मॉल h गहराई पे कोई बिंदु है कैपिटल B। ठीक है, और उस B बिंदु पे हमें क्या ज्ञात करना है, द्रव का दाब कितना होगा। तो जो बिंदु B है, इससे ऊपर जितना भी द्रव है, ये इस द्रव जो भी है इसके ऊपर, ये इस बिंदु पे क्या लगाएगा, दाब लगाएगा, तो दाब ही हमें निकालना है। और जो द्रव है, द्रव का घनत्व कितना मान लिया, रो। ठीक है, और ये बिंदु स्वतंत्र तल से कितनी गहराई पे है, h गहराई पे स्थित है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए इसमें क्या क्या लिखा है भाई, द्रव में h ऊंचाई तथा a क्षेत्रफल का एक बेलन लेते हैं। यानी द्रव में क्या करा, h तो इसकी हाइट ली बेलन की, और एक क्षेत्रफल ले लिया जो क्या था, कैपिटल A का, एक बेलन बना लिया, और बेलन में जो हमारा बिंदु B है उसकी तली में रखा गया। ठीक है, लिखा है ना, जिसकी तली में बिंदु B स्थित है। यानी बिंदु B कहाँ होगा, इस बेलन की तली में स्थित होगा। इसके बाद क्या करना है, इसमें आपको, इसमें देखो तीन चीज़ निकालनी है। ये जो बिंदु है B, इससे ऊपर जितना भी द्रव का स्तंभ है, ये इसे बोलते हैं द्रव स्तंभ। ठीक है, जितना भी ये द्रव है उसे बोलते हैं द्रव स्तंभ। तो ये जो द्रव है इसका भार कितना है, यानी mg आपको निकालना है, टोटल mg कितना होगा। तो mg निकालने से पहले आपको द्रव्यमान चाहिए, और द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। यानी आपको क्या चाहिए, आयतन भी चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, जो बेलनाकार द्रव स्तंभ है उसका आयतन निकाल ले। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आपने क्या निकाल लिया, आयतन, तो आयतन के बाद क्या निकाल लिया, बेलनाकार द्रव स्तंभ का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। तो घनत्व कितना था भाई, घनत्व कितना था, घनत्व था आपका रो। ठीक है, और आयतन आपने निकाला A इंटू एच। तो टोटल द्रव्यमान कितना आ जाएगा, टोटल द्रव्यमान आ जाएगा आपका AH रो। ठीक है, आयतन की जगह क्या लिख दिया यहाँ पे,
यहाँ पे लिख दिया ए एच, क्योंकि हमने आयतन का वैल्यू क्या निकाला था ए एच, और रो क्या है वो घनत्व। इसके बाद देखेंगे भार कितना। तो देखो भार का फॉर्मूला क्या होता है, भार का फॉर्मूला होता है एम जी। एम का वैल्यू अभी आपने निकाला था, एम का वैल्यू क्या आया था ए एच रो, जो लिख दिया ए एच रो, और जी ऐसा कैसे ही, ठीक है। अब आपको टोटल मिल गया, यहाँ से भार कितना आ गया आपका, एम जी का वैल्यू आ गया ए एच रो और जी, ठीक है। टोटल वैल्यू मिल गया आपको भार का, भार जो लिखते हैं एम जी को। तो इसके बाद देखो क्या करा, इसके बाद देखेंगे हम, अतः बिंदु बी पर द्रव दाब। द्रव दाब का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी आपने, बल बटा क्षेत्रफल, और बल को किससे लिखते हैं एम जी से, ठीक है। बल को किससे लिखेंगे एम जी से, और एम जी का वैल्यू आपका कितना आया था ए एच रो जी। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा एच रो जी। यही होता है हमारा किसी भी द्रव के अंदर एच गहराई पर स्थित, एच गहराई पर स्थित द्रव दाब का फॉर्मूला। और दाब का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद इसमें लिखा है नोट, नोट में देखते हैं क्या लिखा है। नोट में लिखा है यदि द्रव के स्वतंत्र तल पर वायुमंडलीय दाब कैपिटल पी ए हो, कितना कैपिटल पी ए हो, तब द्रव के अंदर किसी बिंदु कैपिटल बी पर कुल दाब। देखो जो ये इस तरीके से बना था वहाँ पे, और यहाँ तक क्या था जल, यहाँ तक जल भर रहा था, इसका एक लिमिट था, यानी यहाँ तक जल भर रहा। तो जो वायु इस पर प्रेशर लगाती है वायुमंडलीय दाब बोलते हैं उसे, और वायुमंडलीय दाब कितना होता है पी ए, क्या होता है पी ए। एक तो पी ए वायु लगा रही है इस द्रव पे, और एक जो ये बिंदु बी था इस पर भी एक दाब लग रहा। वो दाब कौन सा लग रहा था पी, पी बराबर कितना आया था एच रो जी, कितना आया था एच रो जी। यानी इस बिंदु पे टोटल कितना प्रेशर लगेगा, एक तो ये लगेगा पी ए और एक ये लगेगा एच रो जी। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा भाई, बिंदु बी पे पी ए प्लस एच रो जी। टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा पी ए प्लस एच रो जी, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, तो इससे क्या लिखा है यह निरपेक्ष या परम दाब कहलाता है। यानी जो टोटल दाब इस बिंदु पे लगेगा, एक तो वायु के द्वारा लगेगा और एक इस तरल स्तंभ के कारण लगेगा, तो टोटल दाब क्या कहलाएगा आपका परम दाब। परम दाब पूछा जाता है, परम दाब क्या होता है, यानी वायुमंडलीय दाब प्लस एच गहराई पर स्थित द्रव स्तंभ के कारण बिंदु पे जो दाब लग रहा है, उन दोनों का योग क्या कहलाएगा परम दाब। इसे किससे लिखते हैं पी डैश से। इसके बाद अगला हेडिंग लिखा है गेज दाब। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है गेज दाब क्या है। इसमें लिखा है द्रव के अंदर किसी बिंदु पर कुल दाब, कुल दाब कितना आया था आपका पी डैश, तथा वायुमंडलीय दाब का अंतर क्या कहलाता है उस बिंदु पर गेज दाब कहलाता है, ठीक है। आपका क्या आया था, आपका फॉर्मूला आया था पी डैश बराबर पी ए और प्लस एच रो जी, यो आ गया था फॉर्मूला, ठीक है, एच रो जी। यहाँ पर क्या था पी। तो यदि इन्होंने बताया यदि आप ये जो हमारा मेन दाब है कुल दाब, इसमें से आप इसे घटा दो पी ए को ले जाके, तो जो भी आपका इधर वाला दाब बच जाएगा वही क्या होगा गेज दाब। तो इसमें देखो यही कर रखा है इन्होंने, गेज दाब किसके बराबर होता है पी डैश में से ले जाके क्या कर दिया पी ए माइनस कर दिया, तो इधर क्या बच जाएगा एच रो जी। तो एच रो जी को क्या बोलते हैं हम गेज दाब, इसे क्या बोलते हैं हम तरल दाब, ठीक है। यही तो करा था हमने तरल दाब का व्यंजक, तरल दाब का व्यंजक में क्या निकाल कर आया था एच रो जी। और यदि आप क्या कर रहे कुल दाब में से वायुमंडलीय दाब घटा रहे तो क्या बच रहा है एच रो जी, इसे क्या बोल रहे गेज दाब, और यही क्या आया था हमारा तरल दाब। अब इसके बाद लिखा है द्रव दाब के नियम। ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिखा है पहला, स्थिर द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव दाब द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से उस बिंदु की गहराई यानी एच तथा द्रव के घनत्व यानी रो एवं उस बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी के अनुक्रमानुपाती होते। देखिए यही तो फॉर्मूला आया था हमारा, फॉर्मूला आया था पी बराबर एच रो जी। तो पी है किसके अनुक्रमानुपाती है एच के, और किसके अनुक्रमानुपाती है रो के, और किसके अनुक्रमानुपाती है जी के। यानी पी जो है आपका जो दाब निकल का है वो एच के रो के और जी के क्या है अनुक्रमानुपाती। यदि आप एच की वैल्यू बढ़ाओगे तो पी का मान बढ़ जाएगा। यानी आप जितनी गहराई में अंदर की ओर जाओगे उतनी गहराई में जाने पे क्या होगा पी यानी दाब बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यदि समुद्र में हम ज़्यादा गहराई पर जाते हैं तो उससे क्या होगा भाई नीचे की ओर जाने पे गहराई बढ़ेगी, और गहराई बढ़ेगी तो मतलब दाब बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा द्रव का घनत्व होगा, घनत्व का मतलब क्या होता है उसकी डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल पास पास में होगी, जितना ज़्यादा गाढ़ा द्रव होगा, सीधी सीधी सी बात, जितना ज़्यादा गाढ़ा द्रव होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या लगेगा प्रेशर लगेगा। उसके बाद क्या है जी, जी का मान यदि बढ़ेगा तो भी क्या होगा आपका हाँ दाब का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है।
ये जो हमारा दाब है, इन तीनों चीज़ों क्या होते हैं, अनुक्रमानुपात। इसके बाद दूसरे पॉइंट में लिखा है किसी पृष्ठ पर द्रव द्वारा आरोपित बल या दाब उस पृष्ठ के अभिलंबवत, उस पृष्ठ के तल के क्या लगता है, लंबवत। जैसे अभी बताया था आपको, एक बर्तन है, बर्तन में जो आप दाब लगाते हो वो इस तरीके से लगता है 90 डिग्री पे, ठीक है। ये जो प्रेशर लगेगा कैसे लगेगा, इस तल के 90 डिग्री पे लगेगा। इसके बाद अगले पॉइंट में देखो भाई क्या कहा, एक क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब समान रहता है। तो एक क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदु जितने भी होंगे उन पे द्रव का दाब बराबर रहेगा। देखो किस तरीके से बताना चाह रही है। ये एक बर्तन है, इसमें यहाँ तक द्रव भर रखा, इस वाले पॉइंट तक क्या है, द्रव। अब यहाँ पे कोई एक बिंदु है, यहाँ पे कोई दूसरा बिंदु है, यहाँ पे कोई तीसरा है, यहाँ पे कोई चौथा है और यहाँ पे कोई पांचवा बिंदु है। अब यदि आप इन सब की हाइट देखोगे, यहाँ से इन सभी की हाइट क्या होगी, यदि हमने मान लिया h है, तो जितना दाब इस वाले बिंदु पे लगेगा उतना इस वाले पे लगेगा, उतना इस वाले पे लगेगा, उतना इस वाले पर, उतना इस वाले पर। क्यों? क्योंकि इनकी गहराई तो बराबर है। वो जो आपने द्रव ले रखा, वो द्रव तो सारे के सारे बिंदु एक ही द्रव में तो डूबे हुए हैं। तो होगी एक क्षैतिज लाइन, एक क्षैतिज लाइन में जितने भी बिंदु स्थित होंगे उन सब पर द्रव दाब कैसा होगा, समान। यही वाली बात लिख रखी, एक क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव दाब समान होता है, ठीक है। इसके बाद अगले पॉइंट में लिखा है द्रव दाब द्रव के द्रव्यमान, पृष्ठ के क्षेत्रफल व द्रव के पात्र की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। यानी जो द्रव दाब है वो द्रव का द्रव्यमान कितना है, यानी द्रव कितना ज़्यादा है। यानी आपने एक छोटी सी बोतल ली या आपने एक बड़ा ड्राम लिया, ठीक है। और यदि आपने बड़ी बोतल ली या छोटी बोतल ली, या एक आपने छोटी बोतल ली और बड़ा ड्राम ले लिया, उसमें आपको देखना बस गहराई कहाँ है, ठीक है। यदि आप समान गहराई पर लोगे तो द्रव दाब समान ही लगेगा। चाहे इसके अंदर आपने 2 लीटर जल भर रखा, चाहे इसके अंदर आपने 100 लीटर जल भर रखा, ठीक है। तो यानी ये द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करने का, और ना इस चीज़ पर निर्भर करना कि जो पृष्ठ है जिस पर दाब लग रहा है उसका क्षेत्रफल कैसा, ठीक है। क्षेत्रफल ज़्यादा है या कम है, इस चीज़ पर भी निर्भर नहीं करने का, ठीक है। और तीसरी बात, द्रव के पात्र की आकृति कैसी, भाई अभी बताया हमने, आपने एक बोतल ले लिया, आपने एक ड्रम ले लिया, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने का कि वो बोतल है उसका साइज आकृति कैसी है, बोतल की जैसी है, और उसकी आकृति कैसी है, ड्राम की जैसी है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने का, ठीक है। तो केवल किस चीज़ पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है इन 3 कंपोनेंट पे। पहला कंपोनेंट क्या है, h, दूसरा क्या है, रो, और तीसरा क्या है, g, और साथ साथ में इसकी डेंसिटी, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए क्या लिखा है, आगे लिखा है द्रव दाब के उदाहरण। द्रव दाब के उदाहरण में क्या लिखा, पहला उदाहरण, गोताखोर धातु का कवच पहनकर समुद्र में डुबकी लगाते हैं। समुद्र के अंदर यदि गोताखोर डुबकी लगाते हैं तो वे क्या करते हैं, धातु का कवच पहनते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसका कारण क्या लिखा है, इसमें लिखा है जल के भीतर जाने पर दाब में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि यदि जल के अंदर आप गहराई में नीचे की ओर जाओगे तो h का वैल्यू बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा h का वैल्यू बढ़ेगा, यानी जितना ज़्यादा आप जल के अंदर जाओगे उतना ही दाब बढ़ता चला जाएगा। चलेगा, प्रति 10 मीटर जल से नीचे जाने पर दाब में 1 वायुमंडल की वृद्धि हो जाती है। और 1 वायुमंडल दाब का वैल्यू आपको पता है, 1 × 10 की घात कितना होता है, 5 न्यूटन, यानी 1 लाख न्यूटन का फोर्स लगेगा यदि आप 10 मीटर जल में अंदर की ओर चले गए, ठीक है। यदि यह दाब सीधे गोताखोर पर पड़े तो बहुत अधिक गहराई में जाने पर उसका शरीर इस दाब को सहन नहीं कर सकेगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, ये जो गोताखोर होते हैं एक कवच सा पहन लेते हैं। कवच सा पहनने से क्या होगा, जितना भी दाब लगेगा वो उनके शरीर पे न लग के उस धातु के कवच पे लगेगा, ठीक है, देखा ना। अतः अधिक गहराई तक जाने के लिए गोताखोर धातु का कवच पहन लेता है। अब जल स्तंभ का दाब धातु के कवच पर लगता है, साफ साफ लिखा, धातु के कवच पर लगता है, तथा कवच के भीतर दाब लगभग वायुमंडलीय दाब के बराबर ही बना रहता है। और इस प्रकार कवच पहनने पर गोताखोर के शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचती, ठीक है। यदि हम जितनी गहराई में जल के अंदर जाते हैं उतना ज़्यादा दाब लगता है। क्यों? क्योंकि वो तो हमने अभी निकाला था भाई, P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है आपका H रो और G, ठीक है। यानी जितनी ज़्यादा गहराई होगी उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, और ज़्यादा प्रेशर बढ़ने से मांसपेशियाँ वगैरह इन सबको क्या होता है, नुकसान पहुँचता है। इसके बाद आगे लिखा है इसमें, अगला है बांध की दीवार, जो बांध बनाए जाते हैं ना, बोलते हैं डैम। बांध की दीवार नीचे से मोटी और ऊपर से पतली बनाई जाती है। क्यों? जैसा चित्र में दिखा रखा, ये एक बांध है,
इसकी दीवार नीचे से तो मोटी है और ऊपर से कैसी है, पतली है। तो ऊपर से पतली और नीचे से मोटी क्यों बनाई जाए? क्योंकि देखो भाई, जब हम जैसे जैसे गहराई में जाएगी तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा यदि नीचे से आपने दीवार पतली बना दी तो फूट जाएगी, टूट जाएगी। और ऊपर जैसे जैसे जाओगे गहराई कम होगी, यहाँ पे प्रेशर कम होगा, और जब यहाँ पे प्रेशर कम होगा तो यहाँ से दीवार पतली बना दो, यहाँ पे कम प्रेशर लगाओगी तो फोर्स लगाओगा, आपका फोर्स क्या करेगा, यहाँ पे कम प्रेशर लगाओगा और नीचे ज़्यादा प्रेशर लगाओ। यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा कम लगेगा और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गहराई ज़्यादा है तो यहाँ पे जल का द्रव्यमान ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा, इसमें क्या लिख रखा, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर उस बिंदु की द्रव के स्वतंत्र तल से गहराई पर निर्भर करता है। यानी द्रव के भीतर जो दाब है वो किस चीज़ पर निर्भर करेगा कि उसका जो स्वतंत्र तल है उसके स्वतंत्र तल से कितनी गहराई पर आप दाब माप रही। ठीक है, अतः बांध की तली में जल का बहुत अधिक दाब पड़ता है। इस दाब को सहन करने के लिए आधार पर बांध की दीवार मोटी बनाई जाती है। इसी वजह से यहाँ पे क्या बनाते हैं, आधार के पर जो दीवार है उसकी दीवार को कैसे बनाते हैं, मोटी बनाते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे तो दाब भी घटता जाता है, अतः ऊपर जाने पर दीवार की मोटाई कम करते जाते हैं। यही कारण है कि दीवार आधार पर मोटी और ऊपर पतली बनाई जाती है। ये इसके एग्जाम्पल थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि कुछ आपको प्रॉब्लम आई तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा।